श्रीमती जी कई दिन से कह रही थी, उल्टी बयार फिल्म का बहुत चर्चा है, देख लेते तो अच्छा था। देख आने में ऐतराज न था, परंतु सिनेमा शुरू होने के समय अर्थात 6:30 तक तो दफ्तर के काम से ही छुट्टी नहीं मिल पाती। दूसरे शो में जाने का मतलब है बहुत देर में सोना, कम सोना और अगले दिन काम ठीक से न कर सकना। लेकिन जब उल्टी बयार को 7वां हफ्ता लग गया तो यह मान लेना पड़ा कि फिल्म अवश्य ही देखने लायक होगी। रात 12:30 सिनेमा हॉल से निकलने पर तांगे का दर कुछ बढ़ जाता है। आने दो आने में कुछ बन बिगड़ नहीं जाता, लेकिन तांगे वाले के सामने अपनी बात रखने के लिए कहा, नहीं, पैदल ही चलेंगे। चांदनी रात है। गनीमत से 4 कदम चलने का मौका मिला है। उजली चांदनी में सूनी सड़क पर सामने चलती जाती अपनी बौनी परछाई पर कदम रखते हुए चले जा रहे थे। जिक्र था, फिल्म में कहाँ तक स्वाभाविकता है और कितनी कला है। कला के विषय में स्त्रियों से भी बात की जा सकती है, खासकर जब परिचय नया हो। परंतु स्वयं अपनी स्त्री से, जिसे आदमी रगरोए से पहचानता हो, बहस या विचार, अदल-बदल, लेन देन, विनिमय का क्या मूल्य। श्रीमती को शिकायत है, दुनिया भर के सैकड़ों लोगों से बहस करके भी मैं उनसे कभी बहस नहीं करता। मैं उन्हें किसी योग्य नहीं समझता। इस अभियोग का बहुत माकूल जवाब मैंने सोच डाला। जिस आदमी से विचारों की पूर्ण एकता हो, उससे बहस कैसी। इस उत्तर से श्रीमती को बहुत दिन तक संतोष रहा कि चतुर समझे जाने वाले पति के समान विचार के कारण वे भी चतुर हैं। परंतु दूसरों पर बहस की संगीन चला सकने के लिए पति नाम के रेत के बोरे पर कुछ अभ्यास करना भी तो जरूरी होता है। इसीलिए एक दिन खींच कर बोली, बहस न सही, आदमी बात तो करता है, हमसे कभी कोई बात ही नहीं करता। सो पति होने का टैक्स चुकाने के लिए अपनी स्त्री के साथ कला का जिक्र कर चांदनी रात का खून हो रहा था। मैं कह रहा था और वे हूँ कर हामी भर रही थी। अचानक वे पुकार उठी, यह देखा। स्त्री के सामने कला की बात करने की अपनी समझदारी पर दांत पीस कर रह गया। सोचा वह बात हुई, राजा कहानी कहे, रानी जू टटोले। देखा, हलवाई की दुकान थी। सौदा उठ चुका था। बिजली का एक बल्ब अभी जल रहा था। लाला दुकान के तख्त पर चिलम उलटकर दीवार से लगे औंघा रहे थे। नीचे सड़क पर कढ़ाई ईंट के सहारे टिका कर रखी गई थी। उसे मांजने के प्रयत्न में एक छोटी उम्र का लड़का उसी में सो गया था। कालिक से भरा जूना उसके हाथ में थमा था और उसकी बाह फैली हुई थी। दूसरा हाथ कड़े को थामे था। कढ़ाई को घिसते घिसते लड़का औंघा गया और फैली हुई बाह पर सिर रख सो गया। एक कुत्ता कढ़ाई के किनारे बच रही मलाई को चाट रहा था। मैं देखकर परिस्थिति समझने का यत्न कर रहा था कि श्रीमती जी ने पिघले हुए स्वर में क्रोध का पुट देकर कहा, देखते हो जुल्म। क्या तो बच्चे की उम्र है और रात के 1 बजे तक यह कढ़ाई, जिसे वह हिला नहीं सकता, उससे मंगजाई जा रही है। मेरी बाह में डाले हुए हाथ पर बोझ दे वे कढ़ाई पर झुक गईं और लड़के की बाह को हिला उसे पुचकार कर उठाने लगी। लड़का नींद से चौंक कर झपाटे से कढ़ाई में जून के रगड़े लगाने लगा, परंतु श्रीमती जी के पुचकारने से उसने नींद भरी आंख उठाकर उनकी ओर देखा। मेरी इस बात को अपने समझने योग्य भाषा में प्रकट करने के लिए वे बोली, हाय, कैसे पत्थर दिल होते हैं जो इस उम्र के बच्चों को इस तरह बेच डालते हैं। और इस राक्षस को देखो, बच्चे को मेहनत पर लगा खुद सो रहा है। फिर बच्चे को पुचकार कर साथ चलने के लिए पुकारने लगी। इस गुलकपाड़े से लाला की आंख खुल गई। नींद से भरी लाल आंखों को झपकाते हुए लाला देखने लगे, पर इससे पहले कि वे कुछ समझें या बोल पाएं, श्रीमती जी लड़के का हाथ थाम ले चली। फिल्म और कला की चर्चा श्रीमती जी की करुणा और क्रोध के प्रवाह में डूब गई। कानूनी पेशा होने के कारण कानून की जद का ध्यान आया। समझाया,
कम उम्र बच्चों को उसके माँ बाप की अनुमति के बिना इस प्रकार खींच ले जाने से पुलिस के झंझट में पड़ना होगा। राजा और समाज के कानून से जबरदस्त कानून है स्त्रियों का। पति को बिना किसी हीलो हुज्जत के स्त्री के सब हुक्म मानने ही पड़ते हैं। श्रीमती जी ने अपना कानून अड़ाकर कहा, इसके माँ बाप आकर ले जाएंगे। हम कोई लड़के को भगाए थोड़े ही लिए जा रहे हैं। लड़के पर इस तरह जुल्म करने का किसी को क्या हक है? यह भी कोई कानून है? लाला आंख झपकाते रहे और हम उस लड़के को लिए चले आए। लाला बोले, क्यों नहीं? कह नहीं सकता। शायद कोई बड़ा सरकारी अफसर समझकर चुप रह गए हों। लड़के से पूछने पर मालूम हुआ कि दरअसल उसके माँ बाप थे नहीं, मर गए थे। कोई उसका दूर का रिश्तेदार उसे लाला के यहाँ छोड़ गया था। दूसरे रोज लाला बंगले के अहाते में हाजिर हुए और बोले कि यों तो आप माई बाप हैं, लेकिन यह मेम साहब की ज्यादती है। लड़के के बाप की तरफ लाला के 60 रुपए आते थे और वह मर गया। लाला उल्टे और अपनी गांठ से लड़के को खिलाफना कर पाल पोस रहे थे। लड़के की उम्र ही क्या है कि कुछ काम करेगा? ऐसे ही दुकान पर चीज धरोठा देता था, सो मेम साहब उसे भी उठा लाईं। लाला बेचारे पर जुल्म ही जुल्म है। उन्हें उनके 60 रुपए दिला दिए जाएं, सूद वे छोड़ देने को तैयार हैं, या फिर लड़का ही उनके पास रहे। बरामदे के फर्श पर जूते की ऊंची एड़ी पटक भौं चढ़ाकर श्रीमती जी ने कहा, ऑल राइट। इसके बाद शायद वे कहना चाहती थी 60 रुपए ले जाओ। परिस्थिति नाजुक देख बीच में बोलना पड़ा, लाला, जो हुआ अब चले जाओ, वरना लड़का भगाने और क्रुएल्टी टू चिल्ड्रन, बच्चों के प्रति निर्दयता के जुर्म में गिरफ्तार हो जाओगे। अहाते के बाहर जाते हुए लाला की पीठ से नजर उठाकर श्रीमती जी ने विजय गर्व से मेरी ओर देखा। उनका अभिप्राय था, देखो तुम खामुखा डर रहे थे, हमने कैसे सब मामला ठीक कर दिया। तुम कुछ भी समझ नहीं सकते। लड़के का नाम था हरुआ। श्रीमती ने कहा, यह नाम ठीक नहीं, नाम होना चाहिए हरीश। लड़के की कमर पर केवल एक अंगोछा मात्र था, शेष शरीर ढका हुआ था मैल के आवरण से। सिर के बाल गर्दन और कानों पर लटक रहे थे। लाइफ ब्यॉय साबुन की झाग में घुल घुल कर वह मैल बह गया और हरीश सावलासलोना बालक निकल आया। दरबान के साथ सैलून में भेजकर उसके बाल भी छंटवा दिए गए। बिशु के लिए नई कंघी मंगाकर पुरानी हरीश के बालों में लगा दी गई। बिशु के कपड़े भी हरीश के काम आ सकते थे, परंतु लड़कों में 4 बरस का अंतर काफी रहता है। खैर, जो भी हो, हफ्ते भर में हरीश के लिए भी नेवी कट कॉलर के 3 कमीज और नेकर सिल गए। उसके असुविधा अनुभव करने पर भी उसे जुराब और जूता पहनना पड़ा। श्रीमती जी ने गंभीरता से कहा, उसके शरीर में भी वैसा ही रक्तमांस है जैसा कि किसी और के शरीर में। उनका अभिप्राय था अपने पेट के लड़के बिशु से, परंतु इसका कारण था कि बिशु आखिर पुत्र तो मेरा भी है। उन्होंने कहा, उसके भी दिमाग है, वह भी मनुष्य प्राणी है और उसे मनुष्य बनाना भी हमारा कर्तव्य है। हरीश के कोई काम स्वयं कर देने पर प्रसन्नता के समय वे मेरा ध्यान आकर्षित कर कहती, लड़के में स्वाभाविक प्रतिभा है, यदि उसे अवसर मिले तो वह क्या नहीं कर सकेगा। हाँ, उस मजदूर का क्या नाम था जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया था? मौका मिले तो आदमी उन्नति कर क्यों नहीं सकता? 4 वर्ष की आयु ऐसी नहीं जिसमें अधिकार का गर्व न हो सके या श्रेणी विशिष्टता का भाव न हो। अपनी जगह पर अपने से नीची स्थिति के बालक को अधिकार जमाते देख, अपनी माँ को दूसरे के सिर पर हाथ फेरते देख और हरीश को अपनी संपत्ति का प्रयोग करते देख, बिशु को ईर्ष्या होने लगती। रोनी सूरत बनाकर वह होंठ लटका लेता या हाथ में थमी किसी चीज से हरीश को मारने का यत्न करने लगता। श्रीमती जी को सब बातों में गरीबी और मनुष्यता का अपमान दिखाई देता। गंभीरता से वे बिशु को ऐसा अन्याय करने से रोकती,
और हरीश का साहस बढ़ाकर उसे अपने आप को किसी से कम न समझने का उपदेश देती। हरीश बात बात में सहमता, सकपकाता, पास बैठने के बजाय दूर चला जाता और बिशु के खिलौनों के लोभ की झलक दिखाई देती रहती। श्रीमती जी उसे संतुष्ट कर, उसका भय मिटाकर उसे बिशु के साथ समानता के दर्जे पर लाने का प्रयत्न करती। कई दफे उन्होंने शिकायत की कि मेरे स्वर में हरीश के लिए वह अपनापन क्यों नहीं आ पाता जो आना चाहिए, जैसा बिशु के लिए है। इस मामले में कानून का हवाला या वकालत की जिरह मेरी मदद नहीं कर सकती थी, इसलिए चुप रहने के सिवा चारा न था। हरीश के प्रति सहानुभूति, उसे मनुष्य बनाने की इच्छा रखते हुए भी मैं श्रीमती जी को इस बात का विश्वास न दिला सका। हरीश के प्रति उनकी वत्सलता और प्रेम मेरी पहुंच से एक बालिस्त ऊंचा ही रहता। श्रीमती जी को शिकायत थी कि हरीश आकर अधिकार से उनके पास क्यों नहीं जरूरत की चीज के लिए जिद करता। उन्हें ध्यान था कि इन सब का कारण मेरा भय ही था। एक दिन बुद्धिमानी और गहरी सूझ की बात करने के लिए उन्होंने सुनाकर कहा, पुरुष सिद्धांत और तर्क की लंबी लंबी बातें कर सकते हैं, परंतु हृदय को खोलकर फैला देना उनके लिए कठिन है। सोचा श्रीमती जी को समानता की भावना के लिए उत्साहित कर उन्हें अपना बड़प्पन अनुभव कराने के लिए मैं अवसर पेश नहीं कर पाता हूँ। यही मेरा कसूर है। एक रियासत के मुकदमे में सोहराब जी का जूनियर बनकर केदारपुर जाना पड़ा। उम्र बढ़ जाने पर प्रणय का अंकुश तो उतना तीव्र नहीं रहता, पर घर की याद जवानी से भी अधिक सताती है। कारण है शरीर का अभ्यास। समय और स्थान पर आवश्यकता की वस्तु का सहज मिल जाना विदेश में नहीं हो सकता और न शैथिल्य का संतोष ही मिल सकता है। केदारपुर में लग गए 4 मास। औसत आमदनी से 2.5 गुना आमदनी के लोभ ने सब असुविधाओं को परास्त कर दिया। घर से संबंध था केवल श्रीमती जी के पत्र द्वारा। कभी सप्ताह में 1 पत्र और कभी सप्ताह में 3 आते। बिशु को जुकाम हो जाने पर 1 सप्ताह में 4 पत्र भी आए। आरंभ के पत्रों में हरीश का जिक्र भी एक पैराग्राफ रहता था और दूसरे पैराग्राफ में उसके संबंध में थोड़ी बहुत चर्चा। सोचा मेरी गैरहाजिरी में मेरी अनुदारता से मुक्ति पाकर लड़का तीव्र गति से मनुष्य बन जाएगा। कुछ पत्रों के बाद हरीश की ढबरों की सरगर्मी कम हो गई। फिर शिकायत हुई कि वह पढ़ने लिखने की ओर मन न लगाकर गली में मैले कुचैले लड़कों के साथ खेलता रहता है। बाद में खबर आई कि वह कहना नहीं मानता, स्वभाव का बहुत जिद्दी है, बहुत डल सुस्त दिमाग है, हर समय कुछ खाता रहना चाहता है। इसी से उसका हाजमा ठीक नहीं रहता। लौटकर आने पर बैठा ही था कि श्रीमती जी ने शिकायत की, सचमुच तुम बड़े अजीब आदमी हो। हम यहाँ फिक्र में मरते रहे और तुमसे खत तक नहीं लिखा जा सकता था। ऐसी भी क्या बेपरवाही। यहाँ यह मुसीबत कि लड़के को खांसी हो गई। 3-3 दफे डॉक्टर को बुलवाना था। घर में सिर्फ 2 तो नौकर हैं। वे घर का काम करें या डॉक्टर को बुलाने जाएं। इस लड़के को देखो, हरीश की ओर संकेत करके, जरा डॉक्टर बुलाने भेजा तो सुबह से दोपहर तक गलियों में खेलता फिरा और डॉक्टर का घर इसे नहीं मिला। डॉक्टर जमील को शहर में कौन नहीं जानता। हरीश बिशु को गोद में लिए श्रीमती जी की ओर सहमता हुआ मेरे समीप आना चाहता था। इस उम्र में भी आदमी इतना चालाक हो सकता है। हरीश को बिशु से इतना अधिक स्नेह हो गया था, या वह उसे इसलिए उठाए था कि उसे संभाले रहने पर उसे खाली खेलते रहने के कारण डांट न पड़ेगी। उसकी ओर देख श्रीमती जी ने कहा, अरे उसे खेलने क्यों नहीं देता? तुझे कई दफे तो कहा, गुसलखाने में गीले कपड़े पड़े हैं, उन्हें ऊपर सूखने डाल आ। हरीश महफिल से यो निकाले जाने के कारण अपनी कातर आंखों से पीछे की ओर देखता चला गया। कुछ ही देर में वह फिर हाजिर हुआ। उसकी ओर देख श्रीमती जी ने कहा, हरीश जाओ देखो, पानी लेकर खस की टट्टियों को भिगो दो। सुनो, यूं ही पानी मत फेंक देना।
स्टूल पर खड़े होकर अच्छी तरह भिगो देना। मेरी ओर देखकर वे बोली, जिस काम के लिए कहूं कतरा जाता है। इसे पढ़ाने के लिए जो स्कूल के एक लड़के को 4 रुपए देने के लिए तय किया था, वह क्या नहीं आता? मैंने पूछा। बिशु के गले का बटन लगाते हुए श्रीमती जी बोली, खामुखा पढ़े भी कोई, यह पढ़ता ही नहीं, पढ़ चुका यह। बस खाने की हाय हाय लगी रहती है। कोई चीज संभाल कर रखना मुश्किल हो गया है। हरीश कमरे में तो दाखिल न हुआ, लेकिन दरवाजे से झांककर चक्कर जरूर काट गया। वह संदेह भरी नजरों से कुछ ढूंढ रहा था। फल की टोकरी से कुछ लीचियां निकालकर श्रीमती जी ने बिशु के हाथ में दी। उसी समय हरीश की ललचाई हुई आंखें बिशु के हाथों की ओर ताकती हुई दिखाई दी। श्रीमती जी खींच गईं। हरदम बच्चे के खाने की ओर आंखें उठाए रहता है। जाने कैसा भुक्कड़ है। इन लोगों को कितना ही खिलाओ, समझाओ, इनकी भूख बढ़ती ही जाती है। ले इधर आ। 2 लीचियां उसके हाथ में देकर बोली, जा बाहर खेल, क्या मुसीबत है। उसी शाम को एक और मुसीबत आ गई। जो कपड़े हरीश ने सुबह सूखने डाले थे, वे हवा में उड़ गए। श्रीमती जी ने भन्ना कर कहा, तुम ही बताओ, मैं इसका क्या करूं। वही बात हुई न कि कुत्ते का गूं न लीपने का न थापने का, अच्छी बला गले पड़ गई। समझाने से समझता भी तो नहीं। इसकी सोहबत में बिशु ही क्या सीखेगा। कोई भला आदमी आए, सिर पर आकर सवार होता है। स्कूल भिजवाया तो वहां पढ़ता नहीं, लड़कों से लड़ता है। अपने आगे किसी को कुछ समझता थोड़े ही है। तुमने उसे लाट साहब बना दिया है, कमजात कहीं अपनी आदत से थोड़े ही जाता है। क्या उत्तर देता? बात टाल गया। फिर दूसरे समय श्रीमती जी ने बिशु को उठाकर गोद में दे दिया। वे देखना चाहती थी कि बिशु मेरी गोद में बैठने से कैसा जान पड़ता है। उस समय हरीश भी दौड़कर आया और बिल्कुल सटकर खड़ा हो गया। पोज का यो बिगड़ जाना श्रीमती जी को न भाया। सुनाकर बोली, बंदर को मुंह लगाने से वह नोचेगा ही तो। इन लोगों के साथ जितनी भलाई करो, उतना ही सिर पर आते हैं। यह कोई आदमी थोड़े ही हैं। कह नहीं सकता हरीश कितना समझा और कितना नहीं, पर इतना वह जरूर समझा कि बात उसी के बारे में थी और उसके प्रति आदर की नहीं थी। इतना तो पालतू कुत्ता भी समझ जाता है। गले का स्वर ही यह प्रकट कर देता है। हरीश कतराकर चला गया और मुंडेर पर थोड़ी रख गली में झांकने लगा। कोई ऐसा ढंग सोचने लगा कि अपनी बात भी कह सकूं और श्रीमती को भी विरोध न जान पड़े। कहा, जानवर को आदमी बनाना बहुत कठिन है। उसे पुचकार कर बुलाने में बुरा नहीं मालूम होता, क्योंकि उसमें दया करने का संतोष होता है, परंतु जब जानवर स्वयं ही पंजे गोद में रख मुंह चाटने का यत्न करने लगता है, तो अपना अपमान जान पड़ने लगता है। आवाज गरम कर श्रीमती जी बोली, तो मैं कब कहती हूँ। उन्हें बात पूरी न करने देता तो जाने कितना लंबा बयान और जिरह सुननी पड़ती, इसलिए झट से बात काटकर बोला, ओहो, तुम्हारी बात नहीं, मैं बात कर रहा हूँ यह सरकार और मजदूरों के झगड़े की। मन में भर गए क्रोध को एक लंबी फुफकार में छोड़ उन्होंने जानना चाहा, मैं बहाना तो नहीं कर गया। इसलिए पूछा, सो कैसे? उत्तर दिया, यही सरकार मजदूरों की भलाई के लिए कानून पास करती है, और जब मजदूरों का हौसला बढ़ जाता है, वे खुद ही अधिकार मांगने लगते हैं, तब सरकार को उनका आंदोलन दबाने की जरूरत महसूस होने लगती है। श्रीमती जी को विश्वास हो गया कि किसी प्रकार का विरोध मैं उनके व्यवहार के प्रति नहीं कर रहा। बोली, तभी तो कहते हैं, कुत्ते की पूंछ 12 बरस नली में रखी, पर सीधी नहीं हुई। हाँ, उस रोज वो लाला 60 रुपए की धमकी दे रहा था। बनिया ही ठहरा। कहीं सूद भी गिनने लगे तो जाने रकम कहाँ तक पहुँचे। इस झगड़े में पड़ने से लाभ।
श्रीमती जी का मतलब तो समझ गया, परंतु समझकर आगे उत्तर देना ही कठिन था, इसलिए उनकी तरफ विस्मय से देखकर पूछा, क्या मतलब तुम्हारा? कुछ नहीं। श्रीमती जी झुंझला उठी। उन्हें झल्लाहट थी मेरी कम समझी पर और कुछ झेम थी जानवर को मनुष्य बना देने के असफल अभिमान पर। मैं जानता हूँ बात दब गई, टली नहीं। कल फिर यह प्रश्न उठेगा, परंतु क्या जाए। कुत्ते की पूंछ एक दफे काट लेने पर उसे फिर से उसकी जगह लगा देना कैसे संभव हो सकता है? और मनुष्यता का चस्का एक दफे लग जाने पर किसी को जानवर बनाए रखना भी तो संभव नहीं।